हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता रहा था भाई, ये थंबनेल में जो आपको फोटोज दिखाई दे रही है, ज्यादातर फोटोज एआई जनरेटेड है और भाई आग लगा दी है एआई ने कसम से। बाकी एआई न्यूज यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस न्यूज आएगी। अगर आपको एआई और टेक न्यूज देखनी है तो उसके लिए हमने अलग चैनल कर दिया लपास टेक, जो आज से 2 साल पहले बनाया गया था। अब उसको हमने फिर से जिंदा कर दिया है। तो सबसे पहली न्यूज के बारे में बात करके चलते हैं, वो है लेट स्टेज इंडियन स्टार्टअप्स की। तो फंडिंग रुकती हुई दिखाई दे रही है, 2018 लेवल से नीचे चली गई है। अगर देखा जाए तो 2024 के अंदर 6.6 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है, जो कि 7.7 बिलियन डॉलर थी 2018 में। लेट स्टेज फंडिंग की बात करके चले तो 59% का ड्रॉप दिखाई दिया है। यहाँ पर हम जेप्टो, फिजिक्स वाला, रेबल फूड, रैपिडो, बहुत सारी लेट स्टेज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज जो यूनिकॉर्न हुआ करती थी, आज वो यूनिकॉर्न भी नहीं रह गई है। हमको 2023 के अंदर मात्र 2 नई यूनिकॉर्न मिली थी, 2021 के अंदर 44 थी, 2022 के अंदर 23 थी। और अभी के टाइम पे इंडिया के पास में 117 ऑन पेपर यूनिकॉर्न है, बट 91 ही है जो एक्चुअली यूनिकॉर्न है। मतलब उनका $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है। मतलब एक जमाने में पहुंच गई थी यूनिकॉर्न, बट अभी मार्केट कंडीशन के चक्कर में उनको फंडिंग नहीं मिल रही है और उनको डाउन राउंड करने पड़ रहे हैं, मतलब अपनी वैल्यूएशन घटानी पड़ रही है। बायूस ले लो, फार्म इजी, माई ग्लैम, हाइक, रिविगो, सब ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस खोया है और इसके ऊपर सोने पे सुहागा हो रहा है आईपीओस का। अगर 2024 की बात करके चले तो जो स्टार्टअप्स पब्लिक गई है, 42% लोअर रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, 37% उनकी लोअर मार्केट कैप रही है। अगर मैं अगेन 2018 से कंपेयर करके चलूं तो समझने की कोशिश करो हाल कितना बुरा हो रखा है इस टाइम स्टार्टअप कल्चर का। हम सुनने में आ रहा है फंडिंग मिल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट हाल उतने अच्छे नहीं है। ऑल दो उम्मीदें हैं कि शायद इस साल हमको फंडिंग सही दिखाई देगी, डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारी करेंसी कहीं टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो स्टार्टअप्स तो ग्रो करेगी, तो इसको अपॉर्चुनिटी लेके शायद वीसी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे। बट मेन बात ये रहेगी, जो इंडिया के अंदर आईपीओ आने वाले, तकरीबन 25 स्टार्टअप के आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लेके आ रही है, वो कैसे जाएगी उसी से आगे का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा भोला भाला है, बट वो समझदार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो उतना भोला भाला भी नहीं रहा है, तो क्या पता कोई आईपीओ हमको बर्बाद होता हुआ भी दिखाई दे। पिछले कुछ टाइम से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी आ रही है, थोड़ा सा नाम है बस उनका, कोई भी बिजनेस मॉडल पे लेके आ रहे हैं, कभी भी फिगर आउट कर रहे हैं अपने आप को कि प्रॉफिटेबल कैसे होगे, और वो आईपीओ निकाल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ले रहा है। उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होता है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, वो चिल मारते हैं। कुछ टाइम के बाद में इन्वेस्टर अपनी थोड़ी और इक्विटी बेचते हैं, प्रमोटर्स और बेचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहता है नहीं भाई मिलेगा मिलेगा मिलेगा। फिर अचानक कोई क्वार्टर की रिपोर्ट निकल के आती है, सब कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर शेयर प्राइसेस नीचे भागते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज मैं कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से बोल रहा हूँ, आईपीओज आएंगे स्टार्टअप के, थोड़े उनको संभल के इन्वेस्ट करना है। बाकी कोई मैं एडवाइजर नहीं हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बिजनेस कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है। बाकी अगर हमारे इंडेक्स की बात करके चले, चाहे सेंसेक्स या फिर निफ्टी, लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर आ गया है। 1996 से कंपेयर करके चल रहे हैं यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली। पिछले कुछ टाइम से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो दबा के बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार 5 महीने से, जुलाई से नवंबर के अंदर जो हमारा इंडेक्स है वो 8 महीने लो के ऊपर चल रहा है, और पिछले 5 महीने से कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 महीने लो का मतलब, अगर 8 महीने पहले आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, अभी शायद उससे कम आपका सरप्लस हो चुका होगा। अगर कोई फॉलो कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, मैं कह ही रहा हूँ ये वाली बात कि थोड़ा अभी समझ लो, मार्केट थोड़ी सी अजीब रह सकती है। ऑल्दो मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, क्योंकि मुझे तो कोई इन चीजों की समझ नहीं है। मुझे इंट्यूशन वाला काम नहीं समझ में आता भाई, लॉन्ग टर्म वाला समझ में आता है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कुछ बड़ा करेक्शन होगा, तब मैं लमसम इन्वेस्ट करूंगा। बाकी डीबीएस बैंक के सीईओ की बात करके चले तो 10% अपनी वर्कफोर्स को निकाल रहे हैं, तकरीबन 4000 एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है। और उनका कहना है ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, जो एआई आया है, उसकी वजह से जॉब क्रिएशन चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। 15 साल में उन्होंने पहली बार ऐसा बड़ा चेंज देखा है। देखो सिंपल सी बात, एआई एक्चुअली स्केरी है, कोई माने या फिर ना माने। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव न्यूज ऐड होगी ना। एक जगह पे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स खराब दिखाई दे रहा है, स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है, वो आईपीओस निकालेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान देखने को हमको मिल सकता है। साथ में एआई नौकरियां खाएगा और वो जॉब क्रिएट नहीं करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना आ रहा है।
ऊपर से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा चाइना के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है 101 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। जनवरी 2025 की बात करके चले तो इंडिया ने चाइना से 10.5 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट किया है। 17% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करके चले तो 483 मिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट किया है। ऑलमोस्ट 15% डिक्लाइन है। तो मतलब चाइना को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा, और हम इंपोर्ट चाइना से पहले से भी ज्यादा कर रहे हैं। इस चक्कर में हमारा डेफिसिट भी 100 बिलियन डॉलर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। अब इसके ऊपर बैकिंग क्या निकल के आ रही है मिनिस्ट्री की कि मेक इन इंडिया की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी के टाइम पे जैसे हम आईफोन को देख रहे हैं कि आईफोन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जो चिपसेट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, वो सब चाइना में ही बनती है। तो चाइना से आ रही है, बट वो चाइना में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है वो आईफोन, वो पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर हो रहा है। तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी अगेन ये डेटा पॉइंट्स अच्छे नहीं बता रहे हैं। इसके साथ में गवर्नमेंट थोड़े से रेगुलेशंस और ला रही है। रिपोर्ट्स का कहना है जो लोग 50 लाख फॉलोअर से ऊपर है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, उनको कुछ स्ट्रिक्टर रूल का पालन करना पड़ेगा। पहले तो आपको कंटेंट को एज बेस्ड क्लासिफाई करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने देखा था सेबी ने रेगुलेशन लेके आए थे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी बेच रहे हैं उनके ऊपर। तो अभी तक ये चीज सही तो लग रही है, बट जो रिपोर्ट्स कह रही है ना डिजिटल बिल आने वाला है, अगर वैसी कुछ रेगुलेशन आएगी तो भाई बवाल हो जाएगा। आप समझो हर चीज को हमको रेगुलेट करके डालना पड़ेगा। जैसे अभी मैं न्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की बुराई तो होगी ही ना। तो अगर कोई चाहेगा कि वो न्यूज पब्लिश ना हो तो उसको रोका जा सकेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ सकता है अगर ऐसा होता है। तो जब इन्हें पहला पड़ा कि रेगुलेशन आ रहा है 50 लाख फॉलोवर वाले से ऊपर, तो मुझे लगा भाई ये तो पूरा डिजिटल बिल पास करने वाले हैं। बट ऐसा अभी तो नहीं कहा गया। अभी तो खाली कहा गया है कि थोड़ा सा कंटेंट को सेट किया जाए। और मैंने ऐसा देखा भी है कि बहुत सारे जो गाली गलौज करने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं वो स्टार्टिंग में भी दिखा देते हैं आजकल कि भाई ये थोड़ा एडल्ट वाले लोगों के लिए है, देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो। क्योंकि मार्केट में तो कहानियों को बढ़ाया जा रहा है ना। और क्यों बढ़ाया जा रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद बात उतनी बड़ी नहीं है जितनी बात वो बढ़ गई है। चाहे मैं पॉलिटिकली बात करके चलूं, चाहे मैं लीगल लेवल पे बात करके चलूं, लोगों को आउटरीच आ रहा है, ठीक है आ रहा है, बट शायद लोगों को आउटरीच बन सकता है क्योंकि लोगों को तो जो मन करता है वो बोलते हैं। बट क्या इस पे लीगल सिस्टम या गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी? क्या ये इतना बड़ा नेशनल इशू टाइप की चीज है? हमारे नेशनल कंसर्न्स बहुत बड़े बड़े है ना, तो इतने बड़े इशू के ऊपर तो बात नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी ट्राई की बात करके चले तो वो जो फ्री लाइव टीवी होते हैं उसको भी रेगुलेट करने का प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो केबल फेडरेशन है ना, उन्होंने बोला था जो सैमसंग का टीवी चलता है या फिर यप टीवी चलता है उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन लेके आओ, क्योंकि भाई आप एक ऐप इंस्टॉल करके लाइव टीवी यूज कर सकते हो, तो आपको केबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो केबल का पूरा बिजनेस खराब होके दिखाई दे सकता है। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास स्मार्ट टीवी ही है। मतलब मैं मेजर जो टीयर 1 टीयर 2 ऑडियंस की बात करें चलूं, उनके पास स्मार्ट टीवी ही है। और स्मार्ट टीवी के अंदर आप एक ऐप इंस्टॉल करो और सारा काम हो जाता है। तो केबल कहीं ना कहीं मार्केट शेयर अपना घटाती हुई दिखाई देगी। तो इस चक्कर में केबल वाले डर रहे हैं भाई क्या किया जाए। बाकी इनएविटेबल है मेरे हिसाब से, केबल हमको आने वाले टाइम में खत्म होती हुई दिखाई देगी। हाँ टीयर 3 सिटीज साइड पे शायद काम कर जाए, बट क्या पता वहां पर भी चीजें पेनिट्रेट हो, क्योंकि जियो फोन जैसी चीज में जियो टीवी आ रहा है ना, वहां पे ये सारी चीजें चली रही है ना। अभी एयरटेल ने कुछ टाइम पहले मेरे को याद है आरोप लगाया था जियो सिनेमा के ऊपर कि आप आईपीएल को फ्री स्ट्रीम कर रहे हो और आपके चैनल का प्राइस 19 रुपए है। ये चीज सही नहीं है। उसके बाद में जियो वालों ने बोला था भाई ये तो ओटीटी है, ओटीटी में तो हम फ्री में दे सकते हैं। तो शायद उसी के अगेंस्ट ये रेगुलेशन लाने का प्लान किया जा रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी फिनटेक स्टार्टअप प्रॉग कैप की बात करके चले तो 46 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर उन्होंने। आप चार्ट के अंदर देखो रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, उस तेजी से नहीं बढ़े हैं, और लॉसेस थोड़े घटते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल ठीक ठाक सी कहानी दिखाई दे रही है। 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपीज 46 पैसा ये खर्च कर रहे हैं।
$112 मिलियन अभी तक ये रेस कर चुके हैं। अगर हम ऑक्सीजो की बात करके चले तो 100 करोड़ उन्होंने भी रेस किया है डेट फंडिंग के अंदर। मार्च 2022 के अंदर $200 मिलियन रेस करे थे, उसके बाद ये यूनिकॉर्न बन गए थे। बट उसके बाद में अब ये पैसा रेस कर रहे हैं और डेट में कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है कंसेप्ट कि अगर कोई कंपनी डेट में पैसा रेस कर रही है, उधार में पैसा रेस कर रही है, तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक बड़ा रीजन होता है, उनको लगता है उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, एक्चुअल उतनी वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है मार्केट के अंदर, तो वो सोचते हैं कि यार इससे बढ़िया तो मैं मार्केट से पैसा उधार पे उठा लेता हूँ, इंटरेस्ट दे दूंगा, मेरी वैल्यूएशन इसी पैसे से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक पॉसिबल रीजन ये होता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि आपको एक्चुअली मार्केट से पैसा ही नहीं मिल रहा है, कोई आपकी इक्विटी लेना ही नहीं चाहता है, तो आपको मार्केट से हार के डेट लेना पड़ रहा है। बाकी इनकी कहानी मेरे हिसाब से पहली वाली हो सकती है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए डेट रेस कर रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 900 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जहां पर 290 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल कहानी सही दिखाई दे रही है, इसलिए जो पैसा रेस किया गया है मेरे हिसाब से अच्छी नीयत से किया गया है। बाकी इंडिया यूएस की बात करके चले तो वो मदर ऑफ ऑल डील साइन कर सकती है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने बोला है। जल्दी ही बायलैटरल जो ट्रेड होने वाला है उसके बारे में, डील के बारे में पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट की बात करके चले यूएस के अंदर, वो 36.33 बिलियन डॉलर पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। इंपोर्ट 29.86 बिलियन डॉलर पे है, मतलब 6.47 बिलियन डॉलर के सरप्लस पे हम। और अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करके चले तो वहां पर 43.65 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस पे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहानी अभी तक तो बहुत अच्छी है। अब बिल में क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, ये तो टाइम बताएगा। बाकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात करके चले तो वहां पर व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टूटा है। 60.2 करोड़ लोगों ने कॉन्करेंटली मैच देखा जब विराट कोहली ने विनिंग रन मारे, मतलब जो चौका मारा सेंचुरी पूरी करने के लिए। बट पता नहीं डेटा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप जियो हॉटस्टार देखते हो तो वहां पे व्यू लिखा हुआ था, व्यूअर नहीं लिखा हुआ था। जैसे जियो सिनेमा में था वही वाला सीन यहाँ पे आया है, हॉटस्टार पे व्यूअर्स दिखाई देते हैं, मतलब कितने लोग अभी करेंटली देख रहे हैं। वहां पर क्या है, मैंने अगर वीडियो अभी खोली, बैक किया, फिर खोली तो 2 व्यूज हो गए, तो इसका मतलब 2 लोगों ने देख लिया उसको। अगर कॉन्करेंटली ऐसा कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग देख रहे थे, मतलब 40 करोड़ एक्टिव डिवाइसेस पे चल रहा था। अगर एक्टिव डिवाइसेस पे था तो एक डिवाइस के ऊपर 2 से 4 बंदे तो देख रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि 120 करोड़ की जनता देख रही है। हजम नहीं हो रही बात सी ना ये थोड़ी थोड़ी, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा होगा। अब आपने ऐसी कैलकुलेशन करी है कि भाई 40 करोड़ है, एवरेज लोग टीवी में देखते हैं, तो टीवी में एवरेज लोग 5 देखते हैं, फोन में एवरेज लोग 2 देखते हैं, और टीवी में लोग 6 देखते हैं, और ओवरऑल इसकी एवरेज निकाल के कॉन्करेंट एक्चुअल डिवाइसेस पे जो रन था वो 2 करोड़ था, आपने उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, देखो 40 करोड़ पहुंच गया, ताकि आप अपने आप को एडवर्टाइजर फ्रेंडली दिखा सको और ये न्यूज बन सके। क्योंकि मेरे को बात जस्टिफाई नहीं हो रही है। कल हमने न्यूज में बात करी थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैंने लोगों से पूछा, लोग उतना नहीं देख रहे थे मैच जितना पहले इंटरेस्टेड होते थे, बट ये व्यूअरशिप ऑल टाइम हाई पहुंच रही है। कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर डिजिटल बिल आ जाएगा तो फिर ये बातें नहीं हो पाएगी, फिर तो हमको थोड़ा तमीज से चलना पड़ेगा, वरना कंटेंट ही लाइव हो पाएगा। बाकी हेवल्स की बात करके चले तो वो ईवी चार्जिंग मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर वो ईवी चार्जिंग में घुस जाएंगे। हेवल्स वाले बिजली का काम करते हैं, अब वो चार्जिंग का काम भी शुरू कर देंगे। स्मार्ट है। अभी के टाइम पे देखा जाए टाटा बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर, बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। हेवल्स किस लेवल पे जाएगा, सवाल वो है। क्या वो भी एग्रेसिव अप्रोच लेगा टाटा वाली की बहुत तेजी से चार्जर्स लगाने, या वो धीरे धीरे चल के करेगी, या फिर वो कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके, जैसे हमने सैटिक के फाउंडर के साथ में इंटरव्यू किया था, तो वैसी कंपनीज को पकड़ के उनके साथ में मिलके एक को चार्जिंग स्टेशन टाइप्स खोलेगी, ये टाइम बताएगा। बाकी BYD की बात करके चले तो वो सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का विजन है 2030 तक 50% रेन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना, और 2060 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाना, मतलब नेचर को खराब नहीं करना है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना। लेट्स सी क्या होता है। बाकी शीन की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 40% घटता हुआ दिखाई दिया है, $1 बिलियन पे पहुंच गया 2024 के अंदर। और यहां पर आप मजे की बात देखो, सेल इनकी 19% बढ़ती हुई दिखाई दी है, $38 बिलियन पे पहुंच गई है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया था $45 बिलियन की सेल का, तो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है, बट इनका प्रॉफिट इनके हिसाब से $4.8 बिलियन का था, तो प्रॉफिट बहुत तेजी से घटता हुआ दिखाई दिया है।
$50 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा पुश है कि भाई आप थोड़ा सा इसको कम कर दो, 30 बिलियन तक ले आओ, बाकी आईपीओ तो निकाल रहे हैं। तो यूएस में वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि मतलब बेच खाओ, जो मौका मिल रहा है बेच खाओ। बाकी फिर भी मैं कहूंगा अच्छी वैल्यूएशन ही है। अगर प्रॉफिट 1 बिलियन का है और कंपनी 50 बिलियन पे आईपीओ निकाल रही है तो भी चल रहा है। इंडिया में तो प्रॉफिट ही नहीं कर रही है कंपनी और निकाले जा रहे हैं। बाकी अलीबाबा की बात करके चले तो $52 बिलियन वो एआई के अंदर इन्वेस्ट करेगी आने वाले 3 सालों के अंदर। अलीबाबा के स्टॉक 68% बढ़ते हुए दिखाई दिए 2025 के अंदर। तो ये कहानी समझ में नहीं आई ना। अलीबाबा के जो जैक मा थे अचानक गायब हो जाते हैं, अचानक उन पे बहुत सारे सैंक्शंस बहुत कुछ लग जाता है। उसके बाद में अभी अचानक वो वापसी आते हैं, वापसी आते उनके शेयर प्राइस भागते हैं। फिर वो कहते हैं मैं एआई में इन्वेस्ट करूंगा। चाइना को समझ में आ रहा है एआई इज द फ्यूचर। अलीबाबा ने ही एक तरह से ई कॉमर्स को थोड़ा रीडिफाइन किया था, चाइना से निकाला था पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो क्या अलीबाबा के थ्रू चाइना वाले फिर से एआई को थोड़ा पूरी दुनिया के अंदर फैलाना चाहते हैं? क्या वो उस टाइप की कुछ स्ट्रैटेजी है? क्या इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है? बाकी अगर इन्फिनिक्स की बात करके चले तो उन्होंने अपना स्मार्टफोन निकाला है, उसमें डीप सीक इंटीग्रेट किया है। पहली बार ऐसा किया गया है कि मिड रेंज कैटेगरी का फोन है तो शायद क्लाउड से ही चलेगा डीप सीक। मेरे हिसाब से हो सकता है लोकली भी चला दे सबसे छोटा मॉडल, बट मैंने कभी छोटी डिवाइसेस के अंदर देखा नहीं किस लेवल का चलेगा। मतलब जो अपना एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट या वगैरह नहीं होता, उसके पीछे लेयर लगाएंगे एआई की। बाकी टेक वाली न्यूज़ के अंदर को ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे काम करती है वॉइस असिस्टेंट वाली बात है। बाकी गूगल का जो VO2 है वो 50 सेंट पर सेकंड कॉस्ट करेगा, मतलब $1800 पर घंटे की वीडियो जनरेटेड। ऐसा कंपनी की प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो $1800 एक घंटे का बहुत महंगा लग रहा है मेरे हिसाब से। अब कंपनी वालों की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आई है? अगर हम एवेंजर्स एंड गेम की बात करके चले तो वहां पर $356 मिलियन लगे थे उस पिक्चर को बनाने के लिए, मतलब $32,000 पर सेकेंड। तो क्या ये बात कंपेरेबल है या फिर नहीं है? क्योंकि देखो मैं मान के चलता हूं आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाके दे रहे हो, बहुत अच्छे। पहली चीज, क्या आप 2 घंटे की वीडियो बना के दे पाओगे कंसिस्टेंट करेक्टर के साथ में, कि मतलब वो करेक्टर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा? अभी के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जरूरी थोड़ा है कि अगर मैं 1 घंटे का कंटेंट बनाता हूं तो वो 1 घंटे का कंटेंट ही मेरी मूवी में आ जाएगा। जितने भी अगर आपने एआई इमेज जनरेट करी है, वीडियो भी जनरेट करके देखी हो, तो आप जब बनाते हो तो बहुत बार ट्राई मारते हो तब जाके आपको राइट आउटपुट मिलता है। तो हो सकता है आपको 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम्स भी ज्यादा पैसा लगाना पड़े रिजल्ट लाने के लिए। तो मेरे हिसाब से हाँ कुछ भी बोल दो मजा आता है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो लगातार 5 सेशन से मार्केट लाल दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मार्केट का हाल कैसा रहा है, करेंसी थोड़ी सी फ्लैट रही है। बाकी इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।